आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बीइंग इकोनॉमिस्ट। अगर आपने अभी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज हमने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स से लिए हैं, जो कि डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशंस के पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। पहला एमसीक्यू ये है, द बेस्ट मेजर टू सी ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री इज। तो इसका आंसर है जीडीपी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि अब यहाँ पे बात कर रहा है, यहाँ पे एक ट्रिक ये है कि वो बात कर रहे हैं ऑफ अ कंट्री। जब आप कंट्री की बात करते हैं, कि कंट्री की इकानमी की बात करते हैं, तो आप उसकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। और जीडीपी इज़ द राइट आंसर, बिकॉज जीडीपी में हम ये देख रहे होते हैं कि जो भी मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही होती हैं उस एक इकानमी के अंदर एक साल के दौरान, उन सबको हम जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। सो इट्स राइट आंसर इट इज जीडीपी। सेकंड एमसीक्यू इज नेशनल इनकम और नेशनल इनकम एट फैक्टर कास्ट इज इक्वल टू। तो ये अभी आपसे फार्मूला पूछा गया है नेशनल इनकम के बारे में। उसका फार्मूला ये है नेशनल इनकम का, कि आपने नेट नेशनल इनकम से इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट करना है और सब्सिडीज को आप इसमें ऐड करेंगे। अब सब्सिडीज से क्या मुराद है? सब्सिडीज से मुराद है वो प्रिविलेजेस, वो एडवांटेजेस जो गवर्नमेंट एंड कंज्यूमर्स को या प्रोड्यूसर्स को देती है, और टैक्सेस वो बर्डन होता है जो कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स पे इम्पोज किया जाता है। तो नेट नेशनल इनकम में से आप जो बर्डन इम्पोज किए जा रहे हैं इन द शेप ऑफ टैक्सेस उसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो एडवांटेजेस दिए जाएंगे इन द शेप ऑफ सब्सिडीज उनको आप प्लस करेंगे। थर्ड एमसीक्यू इज द नॉमिनल जीडीपी ऑफ अ certain country in 2010 was $80 and 2013 it was $64 billion. What is the percentage drop in the nominal GDP? नॉमिनल जीडीपी का फार्मूला ये है, करंट ईयर जीडीपी माइनस प्रीवियस ईयर जीडीपी डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर जीडीपी। हम $64 बिलियन में से $80 बिलियन को माइनस करेंगे और उसके जो रिमाइंडर आ जाएगा उसको हम डिवाइड करेंगे $80 बिलियन पे। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 0.20 आ जाएगा। उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो हमें परसेंटेज ड्रॉप मिल जाएगा नॉमिनल वैल्यू ऑफ जीडीपी ऑफ दैट स्पेसिफिक कंट्री। फोर्थ एमसीक्यू, द टर्म गुड्स आर स्केर्स मीन्स। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्केर्सिटी की डिफिनीशन की जा रही है। तो स्केर्सिटी की डिफिनीशन जो आपको बेस्ट सुटेबल आंसर नज़र आ रहे हो ऑप्शन सी में नज़र आ रहे हैं। इट शोज दैट गुड्स आर लिमिटेड रिलेटिव टू डिज़ायर्स, के आपकी ख्वाहिशात के मुकाबले में जो रिसोर्सेज हैं या गुड्स हैं वो लिमिटेड हैं, महदूद हैं। लिहाजा इन चारों ऑप्शन में से बेस्ट आंसर ये है। The fifth MCQ is that demand is price inelastic. A decrease in price will. The right answer is reduce total revenue. अब हम ये समझना है इसको कि इलास्टिसिटी से क्या मुराद है। इलास्टिसिटी से मुराद है कि किसी भी वेरिएबल में चेंज की वजह से दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका क्या रिस्पांस आएगा। अब यहाँ पे हम डिमांड इलास्टिसिटी में तो हम देखेंगे प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अब आपके पास प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हुई है। जब डिक्रीज़ हुई है इट मीन्स के, और वो जो गुड है उसकी डिमांड इनइलास्टिक है, इट मीन्स के प्राइस के चेंज होने से उस गुड की डिमांड पे इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई इतनी ख़ास चेंज नहीं आएगी। उसको प्राइस इनइलास्टिसिटी हम कहते हैं। तो अब यहाँ पे सिनेरियो जो है डिक्रीज़ इन प्राइस, तो अब जब आपकी जब प्राइस डिक्रीज़ होगी इनइलास्टिक गुड के सिनेरियो में, तो उस वक़्त टोटल रेवेन्यू आपका रिड्यूस होगा। When a country's currency falls in value relative to that of another country, the first country करेंसी हैज़ अंडरगॉन। अब यहाँ पे एक्सचेंज रेट के बारे में बात की जा रही है कि किसी एक मुल्क की अगर दूसरे कंट्री के वैल्यू के मुकाबले में कंट्री की करेंसी के मुकाबले में वैल्यू कम हुई है, तो इट मीन्स कि जो पहला कंट्री है उसकी करेंसी डिप्रिशिएट हुई है, अप्रिशिएट हुई है, डिवैल्यू हुई है या रीवैल्यू हुई है। तो इट मीन्स डिप्रिशिएट हुई है, बिकॉज के आप यहाँ पे हम जो सिनेरियो जो डिस्कस किया जा रहा है प्राइस में कम होने का, वो ड्यू टू द मार्केट फोर्सेस किया जा रहा है। जब भी मार्केट फोर्सेस की वजह से किसी भी करेंसी की वैल्यू दूसरी के मुकाबले में कम होगी तो उसको हम डिप्रिसिएशन या और अगर ज़्यादा होगी तो उसको हम अप्रिसिएशन का फिनोमेना कहेंगे। वेयर एज डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन ऑफिशियल सोर्सेस की तरफ से होती है, गवर्नमेंट की तरफ से होती है, उसमें मार्केट फोर्सेस का ऐसा जितना रोल नहीं होता। Then seventh MCQ is
Pakistan is their largest country in terms of population, and eighth MCQ is the part that Pakistan is largest country in terms of nominal GDP. अब आपके लिए यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ कि अभी इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे जो कि करंट सिनेरियोज, करंट इश्यूज, करंट इकानमी ऑफ पाकिस्तान के सिचुएशन के साथ बिलोंग करते होंगे, तो उन क्वेश्चंस को जब भी आपका टेस्ट हो, जब भी आपका इंटरव्यू हो, तो उसको जाने से पहले आप देख लें ताकि सो लेटेस्ट जो आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर हों वही आप उन वहाँ पे कोट कर सकें। तो अभी के अकॉर्डिंगली, अभी के सिनेरियो के पाकिस्तान की जो इकानमी है वो सेकंड लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, एंड 45th नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी, और जीडीपी पर कैपिटा के टर्म्स में 153 थर्ड नंबर पे, एंड पॉपुलेशन के लिहाज से छठे नंबर पे है। देन द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व बाय डिफरेंट आपको ऑप्शन दी गई हैं, और यहाँ पे जो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन नज़र आ रहा है वो ये है कि द क्रिएशन ऑफ अनलिमिटेड रिसोर्सेज, बिकॉज रिसोर्सेज ही बात नहीं होती सारी, जब तक आपके पास साथ में डिमांड भी क्रिएट नहीं होगी, वहाँ पे आपके लोगों के पास परचेजिंग पावर भी होगी, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होगा, तो तभी रिसोर्सेज का इम्पैक्ट पड़ सकता है। अदरवाइज अनलिमिटेड के जो रिसोर्सेज की क्रिएशन का की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हैं वो सॉल्व नहीं होंगे। द मिक्स्ड इकानमी इज उसकी डिफिनीशन पूछी गई, मिक्स्ड इकानमी क्या है, तो उसका बेस्ट आंसर है कि इन वेयर रिसोर्सेज आर एलोकेटेड बाय मार्केट फोर्सेस एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो मिक्स्ड इकानमी से मुराद है कि यहाँ पे सोशलिज्म के एस्पेक्ट भी होते हैं एंड कैपिटलिज्म के एस्पेक्ट भी होते हैं, या मार्केट जो इकानमी भी प्रिवेल कर रही होती है, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम भी प्रिवेल कर रहे होते हैं, और कमांड इकोनॉमिक सिस्टम भी प्रिवेल कर रहे होते हैं। क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाट इज मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम एंड कमांड इकोनॉमिक सिस्टम। तो वन लाइनर इनका ये है कि जो कमांड इकोनॉमिक सिस्टम होता है उसमें जितने भी डिसीजन होते हैं वो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी लेती है, एक कमांडिंग अथॉरिटी लेती है, वेयर एज जो मार्केट इकानमी होती है उसमें जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, तो ये जो डिसीजंस हैं ये सारे के सारे इंडिविजुअल्स लेते हैं। लिहाजा मिक्स्ड इकानमी क्या होती है, जब इसमें दोनों एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं कि उसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन भी हो, कमांडिंग अथॉरिटीज़ की इंटरवेंशन भी हो, और मार्केट फोर्सेस की इंटरवेंशन भी हो। द 11th नंबर एमसीक्यू इज दैट इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी शोन बाय, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दी जा रही है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर शिफ्ट करेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से आउटवर्ड बाहर की तरफ, तो तब हम कहेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ उस इकोनॉमी। विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द डिमांड कर्व, डिमांड कर्व के बारे में पूछा गया है, तो डिमांड कर्व की डिफिनीशन ये है कि आपके पास विलिंगनेस भी होनी चाहिए एंड एबिलिटी भी होनी चाहिए गिवन प्राइसेस पे चीज़ों को बाय करने की। तो अब यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है वो ऑप्शन डी नज़र आ रहा है, दैट इज द क्वांटिटी कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच एंड एवरी प्राइस, ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। 13th नंबर एमसीक्यू इज दैट इफ मार्जिनल कॉस्ट इज पॉजिटिव एंड फॉलिंग, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको इस रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि टोटल कास्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा जब मार्जिनल कास्ट जो है वो पॉजिटिव होती है और डिक्रीज हो रही होती है, तो उस वक्त टोटल कास्ट इंक्रीज हो रही होती है लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट। उस वक्त उसका जो इंक्रीज होने का रेट होता है वो पहले के मुकाबले में कम होता है, उसको स्लोप विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्लाइन होता जाता है। Next MCQ is that if a product is an inferior good, then demand is inversely related to income। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो गुड्स की नेचर है, अगर वो नॉर्मल गुड है, इन्फीरियर गुड है या गिवन गुड है, तो उस दौरान फिर डिमांड का बिहेवियर इन रिस्पेक्ट टू इनकम किस तरीके का होगा। तो ये बता रहा है कि जब अगर आपकी गुड जो है इन्फीरियर होगी, इन्फीरियर गुड का मतलब है कि जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आप उसकी कंजम्पशन को कम करेंगे, तो उस वक़्त फिर उसकी डिमांड जो है इन्वर्सली रिलेटेड होगी इनकम के साथ। बेस्ट आंसर ये है। जैसे इनकम इंक्रीज़ होगी डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड कम हो जाएगी, जैसे इनकम डिक्रीज़ होगी डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड इंक्रीज़ हो जाएगी। अ रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल, तो अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है डिटर्मिनेंट्स की सिनेरियो ऑफ सप्लाई एंड डिमांड के बारे में। तो अब जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है इट इज़ वन ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई, लाभ सप्लाई, तो अब जब भी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगी तो उसकी वजह से सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट होगी। प्राइस के अलावा जितनी भी अदर डिटर्मिनेंट्स हैं जब भी उनमें चेंज आएगी तो उस वक्त जो चेंज आएगी उसकी वजह से डिमांड या सप्लाई कर्व जो भी होगी वो दोनों शिफ्ट करेंगे। ओनली ड्यू टू द प्राइसेस सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई में मूवमेंट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू इज दैट इफ द प्राइसेस वर फिक्स्ड बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस देयर वुड बी
अब यहाँ पूछ रहा है इक्विलिब्रियम मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में। अब सिनेरियो ये है, आपको दिया गया कि इक्विलिब्रियम से प्राइसेस जो हैं वो बिलो सेट हुई हैं। तो जब इक्विलिब्रियम से प्राइसेस बिलो सेट होंगी, इट्स कम ड्यू टू द इंटरवेंशन, ऑब्वियस सी बात है, किसी एक्सटर्नल इंटरवेंशन की वजह से इक्विलिब्रियम से कम प्राइस सेट होगी। तो जब उससे प्राइस कम सेट होगी तो वहाँ पे मार्केट में फिर उस वक़्त मार्केट में एक्सेस डिमांड एग्ज़िस्ट करेगी। एक्सेस डिमांड का मतलब ये है कि आपके पास डिमांड जो है वो करने वाले लोग ज़्यादा होंगे, सप्लाई करने वाले लोग कम होंगे, बिकॉज़ चीज़ें अब सस्ती हो गई हैं। जब चीज़ें सस्ती हो जाएँगी, चीपर हो जाएँगी, तो जो कंज़्यूमर्स हैं वो मोर एंड मोर गुड्स को डिमांड करेंगे। तो मार्केट में जो सप्लाई है ऑन द अदर हैंड वो कम हो जाएगी, बिकॉज़ चीज़ें चीपर हो गई हैं। जो सप्लायर्स के पास जो एडवांटेज था कम हो गया है, लिहाज़ा अब सप्लाई कम हो जाएगी। तो अब जो डिफ़रेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट हो जाएगा, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, उसको हम एक्सेस डिमांड कहते हैं।